आदाब, मैं फारिया, थिएटर आर्टिस्ट हूँ, बैंगलोर बेस्ड थिएटर ग्रुप थिएटर ऑन योर ओन की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ और आज मेरे साथ है मेरी खास दोस्त सुरभि, जो कि बहुत अच्छी कवयित्री है, कविता लिखती भी है और पढ़ती भी है। वेलकम सुरभि। हाय फारिया। यार ये पढ़ने वाली बात तो सही कही तुमने, बट लिखना अभी कुछ दिनों से थोड़ा कम हो गया है। हम्म। वैसे तुमसे ई मीट करके बहुत मजा आ रहा है एंड आई होप कि हम जल्दी ही एक्चुअल में भी मिलें और चाय पीते पीते कविताओं पे बातचीत करें। वो तो पता नहीं कब होगा, लेकिन कविताओं पे तो चर्चा हम यहाँ पर अभी कर ही सकते हैं और चाय मेरे साथ है, मेरे हाथ में है, तो बिल्कुल चर्चा हो सकती है। चल। Cheers। सर भी लॉकडाउन में मेरा बहुत दिल था कि कुछ नया करूं, और जैसा कि तुमको हम्म। पता ही है कि बचपन से मेरा भी काफी रुझान कविताओं की तरफ रहा है, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा मौका है कि कुछ सीख सकूं और कविताओं से फिर से जुड़ सकूं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि रुख हमारी एक छोटी सी कोशिश है, जिसमें हम उन कविताओं के बारे में चर्चा करेंगे जो थोड़ी सी हटके हों और मुझे और सुरभि दोनों को बहुत पसंद हो। और क्योंकि आजादी का मौका है, तो जिस थीम पर हम चर्चा करेंगे वो देश और आजादी से जुड़ी हुई है। सुरभि, जब तुमने मुझे कविताओं की लिस्ट भेजी, तो एक दो कविता तो थी जिन्हें मैं जानती थी, सुना था, पर हम्म। ज्यादातर कविताओं से मैं बिल्कुल परिचित नहीं थी, वो बहुत नई थी मेरे लिए। तो क्या सोचकर तुमने इनको चुना, मतलब तुम्हारे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहा था? तो फारिया, जब हमने रुख के बारे में डिस्कस करना चालू किया और ये डिसाइड किया कि आज़ादी की थीम पर बात करेंगे, हम्म। तो पहली चीज तो ये थी कि जो कविताएं नॉर्मली देश हम्म। पे लिखी कविताओं से थोड़ी अलग हों उनको चूज करें। हम्म। दूसरा दूसरा ये था कि जब हम बातचीत करें तो हम हम्म। आज़ादी से थोड़ा पहले या आज़ादी से लेकर अब तक के जो हम्म। थोड़े बहुत जो बहुत ज़रूरी पड़ाव आए हैं इस दौरान, उन पर जो हम्म। कविताएं लिखी हैं, है ना? तो उनको हम्म। ध्यान में रखकर कविताएं चुनी जाए, ताकि हम्म। जब हम डिस्कशन करें हम एक टाइमलाइन पे बढ़ते हुए बात करें। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, इससे हमारे डिस्कशन को एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगा। वरना बात करते करते तो हम पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, और तुमको मेरी तो आदत पता ही है, एक बार शुरू हो जाती हूँ तो रुकती ही नहीं हूँ। तो ये तुमने बहुत सही किया। तो चलो चर्चा करते हैं पहली कविता पर। तो पहली जो कविता है वो है जालियांवाला बाग में वसंत, और ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। और हम्म। उनकी जो सबसे पॉपुलर कविता है वो है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता तो हम सबने सुनी है ना? बिल्कुल, ये कविता तो मुझे लगता है कि हर जनरेशन के बच्चों की कहीं ना कहीं फेवरेट रही होगी, और लड़कियां तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में झांसी की रानी को रोल मॉडल करके जरूर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती होंगी, आई एम श्योर। हाँ, लेकिन ये वाली जो कविता है जालियांवाला बाग में वसंत, ये हम्म। काफी अलग है, क्योंकि देश पे हम्म। लिखी जो ज्यादातर कविताएं होती हैं वो या तो जोश से भरी होती हैं या हम्म। देशगान की कविताएं होती है। लेकिन ये वाली सही जो है। कविता है, इसमें जालियांवाला बाग का जो हादसा था हम्म। उसका एक बहुत ही पॉइगनेंट, एक बहुत ही मार्मिक तरीके का हम्म। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो हम्म। यही वजह है कि ये कविता मेरे जहन में आई थी। और एक्चुअली ये वाली जो कविता है ये मैंने मेरे ख्याल में बैंगलोर में कोई पोइट्री इवेंट था हम्म। उसके लिए चूज की थी, और तब पढ़ी थी, उसे ढूंढा था, तब मिली थी कविता। और तब जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था, हम्म। मैं थोड़ी देर के लिए एक्चुअली, हाँ, मतलब चुप हो गई थी, खामोश हो गई थी, क्योंकि इस कविता को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा वक्त लग गया था। और जहाँ तक कि मुझे पता है कि जब मैंने तुम्हें ये कविता भेजी तो तुम्हारा जो हम्म। पहला रिएक्शन था वो कुछ ऐसा ही था। हाँ सुरभि, जब तुमने ये कविता भेजी तो सच पूछो
उसको पढ़ के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और अभी जब मैं ये कविता अपने दर्शकों के लिए पढ़ूंगी, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो पढ़ते हैं। हाँ। जालियांवाला बाग में बसंत। यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अध खिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। हाँ, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। वायु चले पर मन चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले, तो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ कीले, किंतु न तुम उपहार भाव आकर दिखलाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना, किंतु यहाँ मत शोर मचाना, यह है शोक स्थान, बहुत धीरे से आना। हाँ, मजा आया यार तुम्हारी रेसिटेशन सुनकर। एक्चुअली ये जो तुम्हारा रेसिटेशन का हुनर है ना, ये मुझे पक्का तुमसे सीखना पड़ेगा। अब क्या करें, लिखना तो आता नहीं, तो पढ़कर ही काम चला लेती हूँ। पता है, अभी जब मैं इस कविता को दूर से पढ़ रही थी ना, तो मुझे इस कविता ने कहीं न कहीं देशभक्ति से ओत-प्रोत एक और कविता है, पुष्प की अभिलाषा, उसकी याद दिला दी। इसका टोन ना उससे कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा मिलता-जुलता है। एग्ज़ैक्टली सेम नहीं है, पर थोड़ा-सा मिलता-जुलता है। बहरहाल, इस कविता की जो इमेजरी है ना, एकदम सुन्न कर देने वाली है। ऐसा लगता है कि एक माँ ने अपने बच्चे को अभी-अभी सुलाया है, जो बहुत दर्द में है, उसको चोट लगी है, उसको सुलाया है, और वो उसके आस-पास जितने लोग हैं या घर वाले जो हैं, उनको कह रही है कि धीरे से आओ, शोर मत मचाओ कि कहीं बच्चा उठ ना जाए। बहुत ही बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। हाँ यार, सही कहा। और एक्चुअली ना, अगर तुम इसको आंख बंद करके सुनो तो सचमुच वो वीरान बाग, वहाँ का सन्नाटा, वो सब महसूस कर सकते हैं। तो खैर, यही वजह थी कि ये कविता मैंने कहा कि ये इसको तो पढ़ेंगे। नहीं, बहुत अच्छा किया, और इसलिए मैंने तुम्हारा शुक्रिया भी अदा किया इस कविता के बारे में बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और मैं अगली पोएम के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, और तुम्हें पता है कि मैं क्यों एक्साइटेड हूँ। हाँ, क्योंकि अगली कविता जो है वो है गुलजार साहब की, और गुलजार साहब जो हैं वो हम दोनों के लिए ही बहुत स्पेशल हैं। बिल्कुल सही कहा। और तुम्हें, हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए टोका कि तुम्हें याद है कि 2018 में बैंगलोर पोएट्री फेस्टिवल में गुलजार जी का सेशन हम दोनों ने साथ में अटेंड किया था। हाँ हाँ हाँ, राइट। और एक्चुअली में जब मैंने उनको, वो पहली बार था जब मैंने उनको लाइव देखा था, और मुझे सच में ये फीलिंग भी आई थी कि भगवान आ गए उस सामने। खैर, तो जो जिस कविता के बारे में हम बात करेंगे वो है, उसका नाम है भमीरी, और वो जो है वो विभाजन या पार्टीशन के वक्त की कविता है। देखो, विभाजन का जो एक जख्म है वो अभी तक हरा है, ये हम जानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने वो दौर जिया है, उनकी वेदना समझ पाना, उनका पेन समझ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने खाली कहानियां सुनी है ना।
और गुलजार साहब जो हैं वो ऐसे ही एक शख्सियत हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल में 12-13 साल की उम्र के थे जब वो दीना पाकिस्तान से भारत आए थे। तो ये जो कविता है वो एक 12-13 साल का जो बच्चा होता है उसके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। वो बच्चा जो शायद रेफ्यूजी शब्द के मायने भी नहीं जानता, उसके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, तो इसीलिए ये कविता मुझे बहुत पसंद है। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि ये कविता मेरे लिए भी बहुत खास है, क्योंकि बैंगलोर में मैंने अपने थिएटर जीवन की शुरुआत जिस नाटक से की थी वो है खराशे। और खराशे गुलजार जी की कहानियों और कविताओं का संकलन है, और इसमें पार्टीशन के जख्म और दर्द को बहुत ही गहराई से उभारा गया है। पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सलीम आरिफ जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको कंपाइल किया है। मैंने बहुत सारी कविताओं को निभाया था, और ये न सिर्फ मेरा पहला प्ले था, बल्कि कविताओं और नाटक दोनों का ऐसा समागम था, और दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब है। तो इसीलिए वन ऑफ माय फेवरेट है। और जब भी मैं इस कविता को सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, तो मैं उस वक्त में चली जाती हूँ जब मैंने ये नाटक किया था, और यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मैं तो जितनी बार भी पढ़ूं कम है, पर सुरभि आज मैं ये चाहूंगी कि ये कविता तुम पढ़ो। तो खैर मेरे पास तो किताब है, तो मैं किताब में देख के पढ़ूंगी ये कविता। बिल्कुल। भमीरी। हम सब भाग रहे थे, रिफ्यूजी थे। माँ ने जितने जेवर थे सब पहन लिए थे, बांध लिए थे। छोटी मुझसे 6 सालों की, दूध पिला के खूब खिला के साथ लिया था। मैंने अपनी एक भमीरी और एक लाटू पाजामे में उड़स लिया था। रात की रात हम गांव छोड़कर भाग रहे थे, रिफ्यूजी थे। आग धुएं और चीख पुकार के जंगल से गुजरे थे सारे। हम सबके सब घोर धुएं में भाग रहे थे। हाथ किसी आंधी की आते फाड़ रहे थे। आंखें अपने जबड़े खोले भौंक रही थी। माँ ने दौड़ते दौड़ते खून की कै कर दी थी। जाने कब छोटी का मुझसे छूटा हाथ। वहीं उसी दिन फेंक आया था अपना बचपन। लेकिन मैंने सरहद के सन्नाटों के सहराओं में अक्सर देखा है, एक भमीरी अब भी नाचा करती है और एक लाटू अब भी घुमा करता है। वाह। एक भमीरी अब भी नाचा करती है और एक लाटू अब भी घुमा करता है। सुरभि, खराशे में ये कविता मेरे साथी कलाकार निभा रहे थे, और वो सेंटर स्टेज पे खड़े हुए थे, उन पर स्पॉटलाइट थी, और जब ये कविता खत्म होती है तो स्पॉटलाइट थोड़ी धीमी हो जाती है, और एक और एक्ट्रेस जो कि कथक डांसर भी थी, वो राजस्थानी पोशाक में आती हैं, जिसमें बहुत घेर वाला लहंगा होता है और दुपट्टा उनकी आंखों से तक ढका हुआ है, और वो एक कोने से दूसरे कोने तक भमीरी की तरह नाच रही थी और लाटों की तरह गोल गोल घूम रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, और हल्का सा धुआं छोड़ दिया गया था। क्रॉस लाइट थी रेड कलर की। मैं बता नहीं सकती हूँ जो दृश्य क्रिएट हुआ था, इमेजरी तुमसे याद आ गया। और जब तुम ये पढ़ रही थी और मैंने सोचा तुमसे और दर्शकों से जरूर शेयर करूं, बहुत ही खूबसूरत था वो समय, बहुत यादगार क्षण था। आई विश मैं उस दौरान तुमको जानती होती तो शायद ये प्ले देखने का मुझे लाइव में मौका मिला होता। खैर कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त आया। अभी हम भमीरी के बारे में चर्चा तो कर ही रहे हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद मेरे ख्याल में जो एक बहुत जरूरी वक्त था पारिया, वो था 70 के दशक का या इमरजेंसी का जो वक्त था, वो दौर
तो उस वक्त हम्म। के दौर में हमें बहुत जरूरी कविताएं मिली। 70 का वक्त एक ऐसा वक्त था जब मेरे ख्याल में कविता को जितना दबाने की कोशिश की गई, उसकी आवाज जितना दबाने की कोशिश की गई, उसकी कविता उतनी ही बुलंद होती गई। इमरजेंसी के टाइम पर हमें ना दुष्यंत की हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, या विष्णु खरे जी की कविता डरो, या धूमिल का कविता संग्रह संसद से सड़क तक, इस तरह की कविताएं मिली। और ये तो सारी कविताएं काफी पॉपुलर हैं। ये तुम सही कह रही हो, ये सब तो बहुत पॉपुलर है। और जहाँ तक मुझे याद है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, मैंने भी किसी रेसिटेशन कंपटीशन में बोला था। बहुत पॉपुलर है, नो डाउट। तो लेकिन इसके बाद का जो वक्त था, जो ना 80 के दशक का जो वक्त था, वो एक वक्त ऐसा था जब देश के राजनीतिक हालातों पर, या उस वक्त के जो आम आदमी है उसकी जो हालात है, उस पर काफी सारी कविताएं लिखी गई थी। और उसी दौर के कवि, हास्य कवि हुआ करते थे शैल चतुर्वेदी जी। तो अगली कविता जो है वो उन्हीं की है। हाँ, पता है, जब तुमने मुझे कहा कि शैल चतुर्वेदी जी की कविता पढ़ना है, तो मुझे तो वो दिन याद आ गए जब हम बहुत छोटे छोटे थे और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, एंड शैल चतुर्वेदी जी हास्य कवि सम्मेलन में आया करते थे, उसको लीड भी किया करते थे, और वो बहुत सारी सीरियल्स में भी काम करते थे। आई थिंक श्रीमान श्रीमती, कक्का जी, कहीं ना, और बहुत सारे सीरियल्स, मुझे तो सारे नाम भी नहीं याद है। तो एक उनकी वही एक इमेज क्रिएट हो जाती है, ध्यान आता है और अभी। मेरे ख्याल में लॉकडाउन के चक्कर में कुछ एक सीरियल्स तो डीडी डीडी भारत पे, हाँ डीडी भारत पे रिपीट भी हो रहे हैं। तो खैर लेकिन जो ये कविता है देश जेब में, तो शैल चतुर्वेदी जी जो है वो हास्य कविताओं के महारथी है, हमने बोला पहले। लेकिन ये जो कविता है उसमें एक सटायर है, और बहुत स्ट्रॉन्ग सटायर है उस वक्त के गवर्नमेंट पे, उधर पॉलिटिकल हालात थे। और ये कविता हमको ये सोचने पे हंसी नहीं आएगी इस कविता को पढ़कर, लेकिन ये कविता हमें ये सोचने पे जरूर मजबूर करती है कि उस दौर से अब तक ऐसा क्या है जो बदल गया। तो बदला तो जरूर है। अगर वो ये कविता इस दौर में लिखे होते तो शायद जेल में होते। बहरहाल, तुमने जब मुझे ये कविता भेजी ना, तो मुझे इसका फॉर्मेट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। मुझे ऐसा लगा कि इसको हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें 2 कैरेक्टर है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इसको पढ़ते हैं। तुम पहले शुरुआत करो, पहला पैराग्राफ पढ़ो, और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। एक सेकेंड, मुझे हाँ चलो। देश जेब में। एक मित्र कहने लगे, जहां तक नजर जाती है एक 37 बरस का अपंग बच्चा नजर आता है, जो अपने लुंज हाथों को उठाने की कोशिश करता हुआ चीख रहा है, मुझे दलदल से निकालो, मैं प्रजातंत्र हूँ, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा ईमान हूँ, गांधी की तपस्या हूँ, भारत की पहचान हूँ। काम वाले हाथों में झंडा थमा देने वाले वक्त के सौदागर बड़े ऊंचे खिलाड़ी हैं, जो अपना भूगोल ढांकने के लिए राजनीति लपेट लेते हैं, और रहा कॉमर्स तो उसे उनके भाई भतीजे और दामाद समेट लेते हैं। हमने कहा, नेताओं के अलावा आपके पास कोई विषय नहीं है? वे बोले, क्यों नहीं, बूढ़ा बाप है, बीमार माँ है, उदास बीवी है, भूखे बच्चे हैं, जवान बहन है, बेकार भाई है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, 20 का खर्चा है, 10 की कमाई है, इधर कुआं है, उधर खाई है। हमने पूछा, क्या उम्र है आपकी? वो बोले, 30 की उम्र में 60 के नजर आ रहे हैं, बस यूं समझिए कि अपनी ही उम्र खा रहे हैं।
हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, कब्रिस्तान में जी रहे हैं। जब से माँ का दूध छोड़ा है, आंसू ही पी रहे हैं। हमने कहा भगवान जाने देश की जनता का क्या होगा। वे बोले जनता का दर्द खजाना है, आंसुओं का समंदर है, जो भी उसे लूट ले वही मुकद्दर का सिकंदर है। हमने पूछा देश का क्या होगा। वे बोले देश बरसों से चल रहा है, मगर जहां का तहां है। कल आपको ढूंढना पड़ेगा कि देश कहाँ है। कोई कहेगा ढूंढते रहिए, देश तो हमारी जेब में पड़ा है। देश क्या हमारी जेब से बड़ा है? हाँ, तो मजा आया? मैंने तो ऐसा रेसिटेशन पहले कभी नहीं किया, तो मुझे तो एक्चुअल में बहुत मजा आया। शायर जी को जब भी मैंने यूट्यूब या टीवी पर देखा है, हमेशा हास्य कविताएं कहते देखा है, पर देश पर लिखा हुआ इतना स्ट्रॉन्ग सटायर, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और कहीं ना कहीं आज भी एक कविता इस डेट में भी इतनी वैलिड है। हाँ यार, दुख की बात है। खैर, और इस कविता में ना एक वो इमेजरी है ना, 37 साल का हम्म। अपंग बच्चा, वो सच में बहुत चुभने वाली है। सही कहा। तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, आखिरी कविता पर, जो कि इस दौर पर है, आज के दौर पर। हम्म। तो फारिया, आज के दौर की जो कविताएं हैं ना, या वरुण ग्रोवर की कागज नहीं दिखाएंगे, हम्म। या आमिर अजीज की कविता सब याद रखा जाएगा, ये कविताएं तो सबने सुनी है, स्लोगन है, बहुत पॉपुलर है ना। बिल्कुल सही कहा, ये कविताएं तो स्लोगन बन चुकी हैं, इतिहास रच चुकी है, और सब याद रखा जाएगा कि पहुंच उसकी गूंज तो शायद देश विदेश तक पहुंच चुकी है। हाल ही में पिंक फ्लॉयड बैंड के जो लीड आर्टिस्ट हैं, रोजर वाटर, उन्होंने इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ा था, जब वो विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन अससांज, राइट? हाँ, जूलियन उसकी रिहाई की अससांज, डिमांड कर रहे जूलियन थे, अससांज। अससांज, जूलियन अससांज की रिहाई की डिमांड कर रहे थे, तब उन्होंने इसको पढ़ा था। तो इसकी गूंज तो काफी दूर तक गई है। हाँ, लेकिन अभी जिस कविता पर बात करेंगे वो रुपेश कश्यप की कविता है, आज के दौर के लेखक हैं। उस कविता का नाम है इस देश का युवा हूँ मैं। और ये कविता जो है, वो जो देश की युवा जनरेशन है, हम्म। उनकी हम्म। अपेक्षाएं, एक सरकार से, गवर्नमेंट से, उनकी अपेक्षाएं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके बारे में बात करती है। और ये कविता मेरे ख्याल में 2014 का जो इलेक्शन है, उसके तुरंत पहले उसके बारे में लिखी गई कविता है। हाँ, और इस कविता को पढ़ने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि तुमने जब पहली बार मुझे भेजा था, तो इसको पढ़कर मुझे बहुत जोश आ गया था। ये जोश से भर देती है एकदम कविता, और ऐसा लगता है ये हमारी कविता है, हम दोनों की, हम सब की। तो पढ़ते हैं, इस देश का युवा हूँ मैं। हम्म। संसद संजीदा नहीं है मुझ पर, इसलिए कभी करप्शन के खिलाफ, कभी निर्भया की आवाज बन, सोशल नेटवर्क से लेकर सड़क तक फैला हूं मैं। मत समझना कि कुछ भी भूला हूं मैं, इस देश का युवा हूं मैं। उस ओर ही चला हूं मैं, बड़ा जोर ही चला हूं मैं, सही फैसले की खातिर पानी की तोपों से जला हूं मैं, मोमबत्तियों की आग में गला हूं मैं। मत समझना कि महज धुआं हूं मैं, इस देश का युवा हूं मैं। कहते हो कि प्रगति का पुलिंदा हूं मैं, मगर तुम्हारे दोहरे चेहरे से शर्मिंदा हूं मैं। सोच रहा हूं कि क्यों इस तरह तुम्हारा कारिंदा हूं मैं। बहुत सुन चुका हूं तुम्हारे भाषण, मत समझना कि बस चुनावी जुआ हूं मैं, इस देश का युवा हूं मैं। न हिस्सा होने देते हो, न हिस्सा मेरा देते हो,
हिस्से हिस्से में बांट कर मुद्दे ये गायब कर देते हो। है मुझे गुस्सा, है मुझे अफसोस, मगर निराश नहीं हूं मैं, मगर हताश नहीं हूं मैं। मत समझना कि कोई लॉलीपॉप बबुआ हूं मैं, इस देश का युवा हूं मैं। हर सदी का हथियार हूं मैं, बदलने को पुराना तैयार हूं मैं। कब मानोगी कि एक नया सरोकार हूं मैं? गौर से देखो मुझे, गौर से देखो। न सिर्फ ग्रीन हूं, न सिर्फ गेरुआ हूं मैं, इस देश का युवा हूं मैं। फारिया, इस कविता का जो एक आशावादी और एक जो दृढ़ लहजा है, जैसे कि तुमने पढ़ा भी, वो मुझे बहुत पसंद है। और स्पेशली आखिरी की जो लाइन है ना, मत समझना कि लॉलीपॉप बबुआ हूँ मैं, देश का युवा हूँ मैं। तो ये सच्ची बहुत बहुत ही बहुत पसंद है मुझे ये लाइन। और ये बात कि देश का युवा अगर साथ खड़ा हो जाए और आवाज उठाए तो वो गूंज कहाँ तक पहुंच सकती है, ये तो हम खैर पिछले कुछ दिन पहले देख ही चुके हैं, है ना। सही कहा सुरभि। और सच्चाई और न्याय के लिए मजबूती से खड़े युवाओं की एक इमेजरी क्रिएट करती है ये कविता। एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और डिक्लेरेशन है इस कविता में, जो न सिर्फ आईना दिखाती है बल्कि रुख बदलने की भी ताकत रखती है। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। और अगर आपने इन कविताओं को पढ़ा है या इन्हें सुनने के बाद अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो हम दोनों आपसे जल्दी ही जुड़ेंगे एक नई थीम पर और कुछ अलग कविताओं के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम और जय हिंद।